कमरे में चंदन की खुशबू फैली थी, लेकिन रुद्राक्ष ठाकुर के लिए यह खुशबू किसी जहर से कम नहीं थी। वह भारी कदमों से बेड के पास पहुंचा और अपनी शेरवानी के बटन खोलते हुए उस लड़के को देखा जो सर झुकाए बैठी थी। उसका बेरेशमी घूंघट उसकी तेज चलती सांसों के साथ हिल रहा था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह कितनी डरी हुई थी। रुद्राक्ष ठाकुर ने एक झटके में उसका घूंघट हटा दिया। सामने काव्या का मासूम चेहरा था, जो आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे देखकर रुद्राक्ष ठाकुर का गुस्सा कम होने के बजाय और बढ़ गया। उसके लिए शादी सिर्फ एक मजबूरी थी, जो उसके पापा ने जबरदस्ती उस पर थोपी थी। उसने काव्या के चेहरे को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ा और उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए एकदम ठंडे लहजे में कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम रुद्राक्ष ठाकुर की बीवी कहलाओगी? क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि तुम सिर्फ एक मोहरा हो? तुम्हें यहाँ सिर्फ खानदान की इज्जत बचाने के लिए लाया गया है। इतना कहकर रुद्राक्ष ठाकुर ने उस पर अपना हक जताना शुरू कर दिया। जब वह अपनी मनमानी कर दूर हटा तो काव्या ने कांपती आवाज में कहा, रुद्राक्ष ठाकुर, मैं तो आपको अपनी मानकर यहाँ आई थी। क्या मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं अनाथ हूँ? क्या आपकी नज़र से शादी के इन वादों की कोई कीमत नहीं है? रुद्राक्ष ठाकुर कमरे की खामोशी को चीरते हुए जोर से हंसा। उसने सोफे से अपनी घड़ी उठाई और शर्ट के बटन बंद करते हुए बोला, शादी मेरे लिए सिर्फ एक कानूनी औपचारिकता थी, जो मैंने पूरी कर दी। और जहाँ तक तुम्हारे हक की बात है, तो देख लिया ना तुमने, मैंने तुम्हें बीबी के तौर पर स्वीकार तो किया, लेकिन सिर्फ अपनी जिस्मनी ज़रूरत के लिए। इससे आगे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मेरे बराबर खड़े होने का सपना मत देखना। रुद्राक्ष ठाकुर का लेवल बहुत ऊंचा है। तुम जैसी मामूली लड़की, जिसका ना कोई खानदान है ना वजूद, वो मेरी बर्बादी क्या करेगी, बराबरी क्या करेगी? तुम तो मेरी दोस्त बनने के भी लायक नहीं हो। काव्या के आंसू उसके लाल जोड़े पर गिर रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर इतनी ही नफरत थी तो मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? आप मुझे शादी के वक्त ही छोड़ देते। कम से कम मैं इज्जत के साथ कहाँ कहीं रह तो लेती। अब इस अंधेरी रात में मैं कहाँ जाऊँ? रुद्राक्ष ठाकुर ने गुस्से में उसका हाथ मरोड़ा और उसे बेड से नीचे गिराते हुए चिल्लाया, मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम कहाँ जाओगी ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मेरा काम खत्म हो गया और अब इस हवेली में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी यहीं से निकल जाओ, वरना नौकरों से कहकर तुम्हें धक्के मार कर बाहर निकलवा दूंगा। काव्या ने तड़पकर उसके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर बोली, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। रात का आखिरी पहर है, मैं अकेली कहाँ भटकूंगी? लोग क्या कहेंगे कि शादी की पहली रात ही दुल्हन को घर से निकाल दिया गया। क्या आपको मुझ पर जरा सा भी तरस नहीं आता? रुद्राक्ष ठाकुर ने उसे पैर से पीछे धकेला, अलमारी से अपनी गन निकाली और उसे टेबल पर पटकते हुए बोला, काव्या बीबी, शायद तुम मेरी बात ठीक से समझी नहीं रही हो। मेरे पास तुम्हारे नाम का कुछ भी नहीं है और लोगों की फिक्र तुम खुद करो। मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहती है। मेरे लिए तुम सिर्फ एक बोझ थी, जिसे मैंने उतार फेंका है। अब अगर एक पल भी तुम यहाँ रुकी तो जो भी अंजाम होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। जाओ, जाकर किसी फुटपाथ पर जाकर मर जाओ या किसी फार्म हाउस पर बर्तन मांजो। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। बस मेरी आंखों के सामने से दफ़ा हो जाओ। काव्या ने जब देखा कि उस शख्स की आंखों में और दिल में पत्थर है, तो उसने अपने बिखरे हुए दुपट्टे को समेटा और लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने आखिरी बार मुड़कर उस आलीशान कमरे को देखा, जो कुछ ही देर पहले उसे अपना लग रहा था, मगर अब वह किसी जेल जैसा था। रुद्राक्ष ठाकुर ने उसे नफरत से देखा, अपना रुख मोड़ा और सिगरेट जलाकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। हवेली की दहलीज पार करते ही ठंडी हवा के झोंके ने काव्या को एहसास दिलाया कि अब उसका सफ़र तन्हाई और जिल्लत भरा है, मगर उसके दिल में एक संकल्प लिया कि वह इस शख्स को अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाएगी। वह अपनी पहचान खुद बनाएगी, चाहे उसे आखिरी सांस तक मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा और अंधेरी सड़क पर इस यकीन के साथ चल पड़ी कि जिसका कोई नहीं होता, उसका ऊपर वाला होता है। हवेली के अंदर रुद्राक्ष ठाकुर अपने अहंकार के नशे में चूर यह सोच रहा था कि उसने एक चैप्टर ख़त्म कर दिया, मगर उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह तो उसकी बर्बादी की कहानी का पहला पन्ना था। काव्य की सिसकियां रात के सन्नाटे में गुम हो गई, लेकिन उसकी आहें आसमान तक पहुंच चुकी थी, जिन्होंने रुद्राक्ष ठाकुर की तकदीर के फैसले लिख दिए थे। जब काव्या ने शहर की सरहद पार की तो उसके पैरों में छाले और रूह पर हजारों जख्म थे। वह कई दिनों तक सड़कों पर धक्के खाती रही, यहाँ तक कि वह एक दूर दराज के इलाके में पहुंच गई, जहाँ चारों तरफ हरियाली और बड़े बड़े फार्म हाउस थे। वह एक पुराने फार्म हाउस के गेट पर रुकी, जहाँ एक बुजुर्ग चौकीदार अपनी लाठी के सहारे बैठे थे। काव्या ने धीमी आवाज में पूछा,
बाबा, क्या यहाँ किसी काम करने वाले की ज़रूरत है? मैं सब काम कर लेती हूँ, खाना अच्छा बनाती हूँ और सफाई में भी मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। बाबा बरकत ने अपना चश्मा ठीक करते हुए उसे गौर से देखा और बोले, बेटी तुम तो किसी अच्छे घर की लगती हो, ये हाथ मजदूरी वाले नहीं लगते। क्या बात है, तुम इस अजनबी शहर में अकेली क्यों भटक रही हो? काव्या ने कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पति का एक हादसे में इंतकाल हो गया और ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब बस सिर छुपाने की जगह चाहिए, चाहे वह घर का एक कोना ही क्यों ना हो। बाबा बरकत को तरस आ गया और उन्होंने उसे मैनेजर के पास भेज दिया। मैनेजर ने काव्या की सादगी और उसकी ज़रूरत को देखते हुए उसे किचन की जिम्मेदारी सौंप दी और रहने के लिए एक छोटी सी कोठड़ी दे दी। 4 हफ्ते बीत गए। काव्या ने अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लिया। वह सुबह जल्दी उठाकर रोटियां बनाती और दोपहर को सबके लिए सालन तैयार करती। लेकिन इन 4 हफ्तों में उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसे हर वक्त थकान रहती और खाने की खुशबू से उसका जी मचलने लगता। एक दिन प्याज काटते काटते उसे अचानक चक्कर आया और वह ज़मीन पर बैठ गई। किचन में काम करने वाली बड़ी एक औरत कावेरी जी भागकर उसके पास आई और उसका माथा छूकर बोली, बेटी तुम्हारी रंगत पीली पड़ रही है और तुम कुछ दिनों से बहुत बुझी बुझी सी हो। क्या तबीयत ठीक है नहीं है? काव्या ने खुद को संभालते हुए कहा, माँ जी बस गर्मी ज़्यादा है और शायद काम की थकान है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी ठीक हो जाऊंगी। मगर कावेरी जी, जिन्होंने जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे थे, उन्होंने काव्या का हाथ पकड़ उसे एक तरफ बिठाया और बड़ी सादगी से पूछा, बेटी सच सच बताओ, क्या तुम्हारे पति को गुजरे ज़्यादा वक्त तो नहीं हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे भीतर कोई नई जिंदगी पल रही हो? यह सुनते ही काव्या जैसे सकते में रह गई। काव्या का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, माँ जी आप ये क्या कह रही हो? ऐसे कैसे हो सकता है? पर तभी उसके दिमाग में रुद्राक्ष ठाकुर के साथ बिताई वह पहली और आखिरी रात किसी झटके की तरह याद आ गई, जब उसने अपनी हवस पूरी करने के बाद उसे घर से निकाल दिया था। कावेरी जी ने उसे दिलासा दिया, कल शहर से लेडी डॉक्टर आएगी, तो उसे चेकअप करवा लेना। अगले दिन जब डॉक्टर ने काव्या को देखा तो मुस्कुराते हुए बधाई दी, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम माँ बनने वाली हो। यह सुनकर काव्या के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह खुश हो या रोए। यह बच्चा उसकी इंसान की निशानी था, जिसने उसे 2 कौड़ी की लड़की कहा था। उसने धीरे से अपने पेट पर हाथ रखा और सोचा, रुद्राक्ष ठाकुर, तुमने तो मुझे मिटा दिया था, लेकिन कुदरत ने तुम्हारे खून को मेरे अंदर जिंदा रखा है। अब मैं इस बच्चे को तुम्हारे साय के बिना ही पालूंगी। कावेरी जी ने जब यह सुना तो काव्या को गले लगा लिया, बेटी अब तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, यही बच्चा तुम्हारा सहारा बनेगा। काव्या ने उनसे वादा लिया, माँ जी बस यह बात किसी को पता ना चले कि यह बच्चा किसका है। यहाँ सब यही जानते हैं कि मेरा पति मर चुका है। मैं नहीं चाहती कि मेरे बीते हुए कल का साया मेरे बच्चे पर पड़े। माँ जी ने वादा किया कि वह राज कभी किसी को नहीं बताएंगी। काव्या अब पहले से ही कहीं ज़्यादा हिम्मत वाली हो गई थी। वह अक्सर फार्म हाउस की खिड़की से खेतों की देखती और अपने होने वाले बच्चों से बातें करती। मेरे नन्हे शहजादे, तेरा बाप बहुत बड़ा आदमी है, पर उसका दिल बहुत छोटा है। मैं तुझे इतना काबिल बनाऊंगी कि वह तेरे सामने खड़ा होने लायक भी ना रहे। वक्त तेजी से गुजरा और 5 साल बीत गए। काव्या अब एक कमज़ोर लड़की नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग माँ बन चुकी थी। उस दिन फार्म हाउस के बड़े से लॉन में शानदार पार्टी रखी गई थी और हर तरफ महफिल सजी हुई थी। 5 साल बाद रुद्राक्ष ठाकुर अपने दोस्त रणवीर के फार्म हाउस पर एक बड़ी पार्टी में आया था। उसके चेहरे पर आज भी वही पुराना घमंड और आंखों में वही बेरुखी थी। सोफे पर आराम से बैठते हुए रुद्राक्ष ठाकुर ने अपना गिलास घुमाया और रणवीर से कहा, यार रणवीर, सच कहूँ तो शहर की इस दम घुटने वाली लाइफ से मैं तंग आ गया हूँ। तुम्हारा यह फार्म हाउस वाकई सुकून देने वाला है, पर देखो इंतजाम वैसा ही होना चाहिए जैसे रुद्राक्ष ठाकुर को पसंद है, वरना मेरा यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं। रणवीर ने हंसते हुए रुद्राक्ष ठाकुर के कंधे पर हाथ रखा। अरे रुद्राक्ष, तुम फिक्र क्यों करते हो? यहाँ का स्टाफ बहुत पुराना और भरोसेमंद है। खासकर यहाँ की एक कुक तो ऐसी है कि उसके हाथ के खाने की तारीफ पूरे शहर में होती है। तुम एक बार उसके हाथ का खाना खाओगे तो शहर के 5 स्टार होटलों को भी भूल जाओगे। रुद्राक्ष ठाकुर ने नफरत से मुंह बनाया और बोला, मुझे इन छोटे लोगों और उनके हाथ के स्वाद में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मेरा कमरा रेडी होना चाहिए और वहाँ एकदम ठंडा पानी रखवा दो। रणवीर ने फ़ौरन मैनेजर को आवाज़ दी, सुनो, काव्या से कहो कि साहिब के लिए कुछ बेहतरीन डिशेज तैयार करे और साथ में कुछ ड्रिंक्स भी भिजवाए।
किचन में बर्तन समेट रही काव्या ने जैसे ही मैनेजर से सुना कि कोई ख़ास मेहमान आया है, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने कोने में सो रहे अपने 5 साल के बेटे आरव को बड़े प्यार से देखा और फिर कावेरी जी से धीरे से बोली, माँ जी, मुझे डर लग रहा है। बाहर से जो आवाज़ें आ रही हैं उनमें वही दरिंदगी महसूस हो रही है जो मैंने बरसों पहले सुनी थी। कावेरी जी ने उसका हाथ पकड़ा और तसल्ली देते हुए कहा, बेटी, तू इतना क्यों सोचती है? तू बस अपना काम कर, मैं बाहर सामान भिजवा दूंगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। बाहर पार्टी शुरू हुई थी और रुद्राक्ष ठाकुर अपने दोस्तों के बीच बैठा हुआ था। उसने नफरत से चारों तरफ देखा और बोला, यार रणवीर, तुम लोग ये क्या देसी मुर्गों वाली पार्टी कर रहे हो? मुझे तो यहाँ की हवा भी अजीब लग रही है, जैसे यहाँ कोई मनहूसियत छाई हो। उसके दोस्त ने ठहाका लगाया और कहा, रुद्राक्ष, तुम कभी तो सुकून से बैठ जाया करो, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाना जरूरी है क्या? रुद्राक्ष ठाकुर ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और आंखों में चमक लिए बोला, सुकून मेरी फितरत में नहीं है, मुझे सिर्फ जीतना पसंद है, चाहे वह बिजनेस हो या कोई औरत। आज तक मैंने जो चाहा है उसे पाया है और जिसे चाहा उसे मिट्टी में मिला दिया। उधर काव्या ट्रे लेकर किचन से निकलती ही वाली थी कि उसे अंदाजा भी नहीं था कि बाहर वही शख्स बैठा है जो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह था। रुद्राक्ष ठाकुर अब रणवीर से अपने पुराने किस्से सुना रहा था। तुम्हें पता है रणवीर, 5 साल पहले मैंने एक लड़की को इसी तरह एक सर्द रात में लात मारकर बाहर निकाला था। मुझे आज तक उसका कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उसकी हैसियत तेरे पैरों की धूल के बराबर भी नहीं थी। रणवीर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने सच में ऐसा किया? अब वह कहाँ है? रुद्राक्ष ठाकुर ने बेरुखी से कंधे उचकाए और बोला, मर गई होगी कहीं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसी 2 कौड़ी की लड़कियां तो रोज़ मेरे कदमों में गिरती हैं। रात और भी गहरी हो चली थी। हॉल में लगे झूमर की रोशनी रुद्राक्ष ठाकुर के चेहरे के गुस्से को और साफ दिखा रही थी। काव्या किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी हाँफ रही थी। उसका दिल किसी जख्मी पंछी की तरह सीने में धड़क रहा था। कावेरी जी ने उसे फिर हिम्मत दी, बेटी घबरा मत, वो बड़े लोग हैं, अपनी धुन में मस्त हैं, तू बस ये कॉफ़ी की ट्रे टेबल पर रख और चुपचाप वापस आ जा। काव्या ने कांपते हाथों से ट्रे उठाई और दुपट्टे से अपना चेहरा अच्छी तरह ढक लिया ताकि उसकी पहचान का कोई सुराग न मिले। वह दबे पांव हॉल की तरफ बढ़ी, जहां अब म्यूजिक तो कम हो गया था लेकिन मर्दों के हंसने की आवाज़ें गूंज रही थी। दूसरी तरफ रुद्राक्ष ठाकुर शराब के नशे और अपने घमंड में डूबा हुआ था। वह रणबीर पर चिल्ला रहा था, तुम मुझे सिखाओगे कि तमीज़ क्या होती है? मैं रुद्राक्ष ठाकुर हूँ, मेरे सामने बड़े बड़े पहाड़ झुक जाते हैं। तुम इस मामूली नौकरानी की तरफदारी करके मेरी बेइज्जती कर रहे हो। रणवीर ने उसे समझाने की कोशिश की, यार रुद्राक्ष, वो बेचारी गरीब है, बहुत मेहनती है, तुम उसके पीछे क्यों हाथ धोकर पड़ गए हो? रुद्राक्ष ठाकुर ने गुस्से में अपना गिलास टेबल पर पटका और गैलरी की तरफ मुड़ा ताकि ताज़ा हवा ले सके। ठीक उसी पल काव्या ट्रे संभाले हॉल में दाखिल हुई और ऐन मोड़ पर उसकी टक्कर रुद्राक्ष ठाकुर से हो गई। झटके के साथ ट्रे उसके हाथ से टूटी छूटी और फर्श पर गिर के उसमें रखे गिलास चकनाचूर हो गए। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया, जिसे सिर्फ रुद्राक्ष ठाकुर की गरजती हुई आवाज़ ने तोड़ा। अंधी हो गई हो क्या? दिखाई नहीं देता सामने कौन खड़ा है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? क्या दिमाग में भूसा भरा है? ये आंखें बटन बनी हुई हैं। काव्या डर के मारे पत्थर सी हो गई। उसके मुंह से बस एक हल्की सी सिसकी निकली। वह जमीन पर गिरे टुकड़ों को समेटने के लिए झुकी ही थी कि रुद्राक्ष ठाकुर ने उसका कंधा दबोचकर उसे झटके से ऊपर खींचा और चिल्लाया, मेरे कपड़ों का हाल देखो, तुम्हारी औकात क्या है जो मुझसे टकरा रही हो? मेरा जिस्म तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है जो तुमने मुझ पर गिरा दी। तुम जैसी जाहिल औरत को काम पर रखना ही सबसे बड़ी गलती है। रुद्राक्ष ठाकुर की आवाज़ हॉल में गूंज रही थी। काव्या ने सिर झुकाए हुए बहुत धीमी आवाज़ में कहा, साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती होगी, मेरा ध्यान नहीं था। उसकी आवाज़ सुनते ही रुद्राक्ष ठाकुर एक पल के लिए एकदम खामोश हो गया। वह आवाज़ उसके सीने में किसी खंजर की तरह उतरी थी। उसने झटके से काव्या का चेहरा ऊपर उठाया और बोला, माफ़ी मांगने से नुकसान पूरा नहीं होगा। और सुनो, मैंने आवाज़ कहीं सुनी है, तुम कौन हो? काव्या ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन रुद्राक्ष ठाकुर की पकड़ लोहे जैसी सख्त थी। उसने एक झटके में काव्या के चेहरे से दुपट्टा हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही जैसे रुद्राक्ष ठाकुर के होश उड़ गए। सामने वही काव्या थी जिसे 5 साल पहले उसने किसी कचरे की तरह अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक दिया था। वही बड़ी बड़ी आंखें जिनमें अब डर के साथ साथ नफरत का समंदर उमड़ रहा था।
रुद्राक्ष ठाकुर के होंठ थरथराए और उसके मुंह से निकला, काव्या तुम यहाँ इस हॉल में एक नौकरानी बनकर रह रही हो? काव्या ने एक जोरदार झटके से अपना हाथ छुड़ाया और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हाँ, मैं काव्या हूँ, जिसे आपने कचरे की तरह अपनी ज़िंदगी से धत्कारा था। आज मैं आपके ही किसी दोस्त के टुकड़ों पर पल रही हूँ, लेकिन याद रखिएगा, मैं यहाँ अपनी मेहनत की रोटी खा रही हूँ, आपकी तरह किसी की इज्जत नीलाम नहीं कर रही। रुद्राक्ष ठाकुर ने उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश की। काव्या, मेरी बात सुनो, तुम कहीं नहीं जाओगी। मुझे बहुत से सवालों के जवाब चाहिए। तुम इतने साल कहाँ थी और यह सब क्या है? काव्या ने उसका हाथ झटक दिया और पीछे हटते हुए चिल्लाई, मेरे पास आपके लिए कोई जवाब नहीं है। आप मेरे लिए 5 साल पहले ही मर चुके थे। अब मेरा पीछा करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। रणवीर और बाकी दोस्त यह मंजर देखकर दंग रह गए। रणवीर ने पूछा, रुद्राक्ष, क्या तुम इसे जानते हो? यह सब क्या तमाशा है? पर रुद्राक्ष ठाकुर की जुबान जैसी सिल गई थी। वह बस काव्या के चेहरे को देख रहा था, जिस पर अब सिर्फ तकलीफ के सोए थे। जैसे ही काव्या ने देखा कि उसका सबका ध्यान उस पर से हटकर अब रुद्राक्ष ठाकुर पर है, वह किचन की तरफ भागी। रुद्राक्ष ठाकुर उसे पुकारता रहा, काव्या रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन वह नहीं रुकी। किचन में दाखिल होते ही उसने अंदर से कुंडी लगा ली और फर्श पर ढेर हो गई। उसकी सांसें उखड़ रही थी। उसे लगा कि उसकी 5 साल की मेहनत एक पल में बर्बाद हो गई। हॉल में रुद्राक्ष ठाकुर किसी पत्थर की मूर्त की तरह खड़ा था। उसका नशा काफूर हो चुका था। रणवीर ने उसे झकझोरा, होश में आओ रुद्राक्ष। वह क्या कह रही थी? तुमने उसे घर से निकाला था? वह तुम्हारी क्या लगती है? रुद्राक्ष ठाकुर ने टूटती आवाज़ में कहा, हाँ रणवीर, यह वही है जिसे मैंने मिटा दिया था। पर देखो, यह तो मिट्टी से सोना बनकर निकल आई है। किचन के अंदर काव्या अपने बेटे आरव को सीने से लगाए फूट फूट कर रो रही थी। छोटा आरव डर कर पूछ रहा था, मम्मा, आप क्यों रो रही हो? क्या वो गंदा अंकल आपको मार रहा था? मैं उसे मारूं? काव्या ने अपने बेटे का माथा चूमा और बोली, नहीं मेरे बेटे, अब हमें यहाँ से भागना होगा। वह हमें जीने नहीं देगा। काव्या जानती थी कि रुद्राक्ष ठाकुर का अहंकार उसे चैन से नहीं रहने देगा। वह या तो उसे फिर से जलील करेगा या ख़त्म कर देगा। दूसरी तरफ रुद्राक्ष ठाकुर के दिमाग में बस एक ही बात गूंज रही थी, काव्या जिंदा है और वह इसके इतने करीब थी। रुद्राक्ष ठाकुर ने अपने दोस्तों की परवाह नहीं की और सीधा किचन के दरवाजे पर जाकर दरवाज़ा पीटने लगा। वह चिल्ला रहा था, काव्या, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इन 5 सालों ने मेरा सुकून छीन लिया है। उस रात के बाद मैं एक पल भी चैन से नहीं सो पाया। प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन काव्या की खामोशी रुद्राक्ष ठाकुर के लिए सबसे बड़ी सज़ा बन गई थी। उस रात फार्म हाउस की दीवारों ने वह सच सुन लिया था जो बरसों से दफन था। अब रुद्राक्ष ठाकुर की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी, क्योंकि उसने एक मजबूर औरत के सब्र को ललकारा था। पूरी रात रुद्राक्ष ठाकुर की जगते हुए कटी। वह बार बार बालकनी में आता और उन कोठरियों को देखता जहाँ सन्नाटा था, पर उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ था। सुबह होते ही उसने रणवीर को लॉन में अखबार पढ़ते देखा। वह बिना किसी झिझक के सीधा उसके पास जाकर बैठा और पूछा, रणवीर, सच बताओ, यह लड़की यहाँ कब से है? तुम इसके बारे में क्या जानते हो? रणवीर ने चाय का घूंट लेते हुए कहा, यार, वह पिछले 5 साल से यहाँ काम कर रही है। मैनेजर कहता है कि जब वह आई थी तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वह प्रेग्नेंट थी और उसका पति मर चुका था। हमने तरस खाकर उसे पनाह दे दी, वरना आजकल किसी अजनबी औरत पर भरोसा करना मुश्किल होता है। उस दाक्ष ठाकुर के हाथ कांपने लगे। उसने दबी आवाज़ में पूछा, क्या कहा? मैं प्रेग्नेंट थी? तो क्या उसका कोई बच्चा भी है? रणवीर हंसते हुए बोला, हाँ, एक प्यारा सा बेटा है, आरव, बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। बहुत समझदार बच्चा है। रुद्राक्ष ठाकुर का दिल बेचैनी से भर गया। उसने और कुछ नहीं पूछा और सीधा उन क्वार्टर की तरफ चला गया जहाँ नौकर रहते थे। वहाँ नीम के एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा बच्चा मिट्टी में अपनी खिलौना गाड़ी चला रहा था। रुद्राक्ष ठाकुर के कदम वहीं थम गए। उसने गौर से उस बच्चे को देखा तो उसकी सांसें अटक गई। उस बच्चे की आंखें, उसकी नाक और माथा सब कुछ बिल्कुल रुद्राक्ष ठाकुर जैसा था। वह बच्चा हूबहू रुद्राक्ष ठाकुर का बचपन लग रहा था। रुद्राक्ष ठाकुर उसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ क्या कर रहे हो? बच्चे ने मासूमियत से सिर उठाया और अपनी बड़ी आंखों से रुद्राक्ष ठाकुर को कहते देखते हुए कहा, मेरा नाम आरव है और मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ। आप कौन हैं? मेरे घर के पास क्यों खड़े हैं? रुद्राक्ष ठाकुर की आवाज़ भर्रा गई। उसने बच्चे का हाथ थमकर पूछा,
आरव बेटा, आपके पापा कहाँ हैं? बच्चे ने उदासी से आसमान की तरफ इशारा किया। मम्मी कहती है कि वह भगवान के पास चले गए हैं और वहीं से हमें देख रहे हैं। रुद्राक्ष ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन किया कि बच्चे को गले लगाए, तभी काव्या वहां आ पहुंची। रुद्राक्ष ठाकुर को वहां देख वह पागलों की तरह भागती हुई आई और आरव को झटके से उससे छीनकर अपने पीछे छुपा लिया। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा और डर था। रुद्राक्ष ठाकुर ने तड़प कर कहा, काव्या देखो, यह बच्चा बिल्कुल मेरे जैसा है। इसकी आंखें सच बोल रही हैं। मुझे बताओ, क्या यह मेरा खून है? क्या तुमने 5 साल तक मुझसे यह बात छुपा कर रखी? काव्या ने सख्त होकर दिया। आप क्या कह रही हैं ठाकुर साहब? मैं आपको नहीं जानती। मेरा बच्चा किसी ऐसे इंसान का खून नहीं हो सकता जो दूसरों को पैरों की जूती समझता हो। आप शायद नशे में हैं। मेरे पति मर चुके हैं और यह बच्चा उनकी निशानी है। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए, वरना मैं मैनेजर को बुला लूँगी। रुद्राक्ष ठाकुर गरज कर बोला, काव्या झूठ मत बोलो। मैं मानता हूँ मैंने गलती की। मैं अंधा हो गया था जो तुम्हें पहचान नहीं पाया, लेकिन इस बच्चे का चेहरा चीख चख कर कह रहा है कि यह मेरा बेटा है। तुम मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकती। काव्या ने एक कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, हक? हक की बात आपके मुंह से शोभा नहीं देती ठाकुर साहब। जिस रात आपने मुझे धक्के देकर बाहर निकाला था, उसी पल आपने अपना हर हक खो दिया था। अब अगर यह बच्चा आपकी तरफ दिखता भी है तो यह कुदरत का एक मजाक है। इसका आपसे कोई रिश्ता नहीं है। आरव डरकर अपनी माँ की कमीज से लिपट गया और रुद्राक्ष ठाकुर को घूरते हुए बोला, गंदे अंकल, आप मेरी मम्मा को क्यों डरा रही हैं? आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं आपको मारूंगा। अपने ही खून के मुंह से ये शब्द सुनकर रुद्राक्ष ठाकुर अंदर से टूट गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, काव्या, भगवान के लिए एक बार मेरी बात तो सुनो। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हें और इस बच्चे को वह इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। काव्या ने नफरत से उसकी तरफ देखा और आरव का हाथ पकड़कर अंदर जाते हुए बोली, इज्जत दी नहीं जाती, कमाई जाती है, और आपने उसे खो दिया है। अब मेरे पास आपके लिए सिर्फ खामोशी है और मेरे बच्चे के लिए आप सिर्फ एक अजनबी हैं। हम आपको नहीं जानते और कहीं कभी जानना भी नहीं चाहते। रुद्राक्ष ठाकुर वहीं मिट्टी पर बैठ गया। उसका घमंड मिट्टी में मिल चुका था। वह बच्चा जिसे वह अपना भारी समझ रहा था, उसे अजनबी कहकर जा चुका था। रुद्राक्ष ठाकुर को अब एहसास हुआ कि पछतावा क्या होता है और कैसे एक पल का अहंकार पूरी जिंदगी वीरान कर देता है। वह वहीं बैठा है और आरव के छोड़े हुए खिलौनों को देखता रहा, जबकि काव्या अंदर कमरे में कुंडी लगाकर फूट कर रो रही थी। वह जानती थी कि रुद्राक्ष ठाकुर उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। जब काव्या को लगा कि रुद्राक्ष ठाकुर जा चुका है तो वह बाहर आई, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि रुद्राक्ष ठाकुर की नज़रें अब भी उसी पर हैं। रुद्राक्ष ठाकुर दीवार की ओट में किसी शिकारी की तरह छुपा हुआ था। उसकी नज़रें सामने बेंच पर जमी थी, जहाँ काव्या और रणवीर किसी सीरियस टॉपिक पर बात कर रहे थे। रुद्राक्ष ठाकुर के सीने में शक की आग तो पहले से थी। अब वह सच को खुद अपनी आंखों से देख रहा था। रणवीर ने संजीदगी से काव्या से पूछा, काव्या, तुम कब तक इस हकीकत को छुपाओगी? रुद्राक्ष ठाकुर ने तुम्हें देख लिया है और वह पागलों की तरह तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर उसे पता चला कि आरव उसका बेटा है तो वो क्या करेगा? काव्या ने एक लंबी सांस ली और अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रणवीर भाई, उसे सच पता भी चल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? मेरे लिए वो 5 साल पहले ही मर गया था। मैंने यहाँ सबकी को यही बताया कि मैंने रुद्राक्ष ठाकुर की विधवा हूँ। उसका जिंदा होना या ना होना मेरे लिए बराबर है। उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाई थी और आज मैं उसी के ही दोस्त के यहाँ नौकरानी बनकर ज़िंदगी काट रही हूँ। रणवीर ने हैरान होकर पूछा, क्या तुमने वाकई अपना नाम रुद्राक्ष ठाकुर की विधवा लिखवाया है? अगर उसने यह सुन लिया तो उसकी ईगो उसे चैन से नहीं जीने देगा। काव्या तड़प कर बोली, तो क्या करूँ? क्या उस इंसान के पास वापस चली जाऊँ जिसने मुझे सिर्फ एक रात की ज़रूरत समझकर ठुकरा दिया था? मैंने अपनी पहचान सिर्फ इसलिए बदली ताकि कोई मुझ पर बुरी नज़र न डाले और मैं सुकून से पहले अपने बच्चे को पाल सकूं। दीवार के पीछे खड़ा रुद्राक्ष ठाकुर यह सब सुनकर सन्न हो रह गया। काव्या के शब्द उसके कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे कि वह रुद्राक्ष ठाकुर की विधवा बनकर यहाँ रह रही है। उसका गुस्सा अचानक 7वें आसमान पर पहुँच गया। जिस रुद्राक्ष ठाकुर का नाम पूरे शहर में गूंजता है, उसकी बीवी यहाँ लोगों के झूठे बर्तन धो रही थी और उसे जीते जी मार चुकी थी। उसका अहंकार फिर से जाग उठा। उसने गुस्से में एक जोरदार ठोकर मारी और दहाड़ते हुए सामने आ गया। काव्या और रणवीर पूरी तरह चौंक गए। रुद्राक्ष ठाकुर ने काव्या का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी चूड़ियां कलाई में चुभने लगी।
वह गुस्से से चिल्लाया, तो तुम यहाँ मेरी विधवा बनकर रह रही हो? तुमने यह सोच भी कैसे लिया कि तुम रुद्राक्ष ठाकुर के नाम को इस तरह मिट्टी में मिला दोगी? एक नौकरानी बनकर तुमने मेरी नाक कटवा दी है। तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम यहाँ लोगों के सामने हाथ फैलाती हो और मेरा नाम इस्तेमाल करते हो? काव्या ने दर्द से कराहते हुए अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की और तड़प कर बोली, शाह साहब, शर्म तो आपको आनी चाहिए जिसने अपनी बीवी को अपने जीते जी विधवा बनने पर मजबूर कर दिया। मैंने आपका नाम अपनी मर्जी से नहीं अपनाया था, बल्कि यह मेरी मजबूरी थी। इस समाज में एक अकेली औरत का जीना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने आपको मरा हुआ मान लिया। वैसे भी आपका दिल तो पहले ही मर चुका था। रुद्राक्ष ठाकुर ने गुस्से में रणवीर की तरफ देखा और चिल्लाया, रणवीर, तुम जानते थे, तुम्हें पता था कि ये मेरी बीवी है और तुमने इसे यहाँ नौकरानी बनकर रखा ताकि तुम मेरा तमाशा देख सको? रणवीर ने उसे शांत करने के लिए हाथ उठाए और कहा, रुद्राक्ष, होश में आओ। मुझे नहीं पता था कि यह वही लड़की है जिसका तुम जिक्र कर रहे थे। मैंने तो इसे एक मजबूर औरत समझकर पनाह दी थी। लेकिन रुद्राक्ष ठाकुर कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वह काव्या के चेहरे के बिल्कुल करीब आया और खौफनाक लहजे में बोला, तुमने मेरी गैरत को ललकारा है काव्या। सबके सामने मुझे मरा हुआ बताकर तुमने साबित कर दिया कि तुम कितनी गिर गई हो। अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। मैं तुम्हें यहाँ से घसीट कर ले जाऊँगा और दुनिया को बताऊँगा कि तुम कौन हो। काव्या ने जवाब दिया, कभी नहीं, मैं आपके साथ कभी नहीं जाऊंगी। मैं यहाँ यहीं मिट्टी में मिल जाऊंगी, लेकिन आपकी उस हवेली का हिस्सा नहीं बनूंगी जहाँ इंसानों को नहीं बल्कि सिर्फ घमंड की पूजा होती है। तुम नौकरानी बनकर भी यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें मेरी हवेली में कैद होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि रुद्राक्ष ठाकुर अपनी चीज किसी दूसरे के पास नहीं छोड़ता, चाहे वह कचरा ही क्यों ना हो। रणवीर ने बीच में आकर रुद्राक्ष ठाकुर को पीछे धकेला। रुद्राक्ष, तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। यह तुम्हारी जागीर नहीं, मेरा फार्म हाउस है और यहाँ काव्या की मर्जी के बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। रुद्राक्ष ठाकुर ने गुस्से में रणवीर का कॉलर पकड़ लिया। तुम मेरे दोस्त हो या इस औरत के साथी? आज फैसला कर लो, वरना मैं सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। जब काव्या ने देखा कि दो दोस्त आपस में भिड़ रहे हैं, तो वह रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी जहाँ आरस सो रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि रुद्राक्ष ठाकुर का गुस्सा अब कभी शांत नहीं होगा और वह उसकी जिंदगी को जहन्नुम बनाकर ही दम लेगा। उधर रुद्राक्ष ठाकुर गुस्से में हाँफ रहा था। उसकी नज़र में काव्या का नौकरानी होना उसकी सबसे बड़ी इंसल्ट थी और वह इसका बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसे एहसास ही नहीं था कि उसने काव्या को जिस मुकाम पर पहुंचाया है, वहां से वापसी का रास्ता उसने खुद ही बंद कर दिया है। सूरज की तवीश बढ़ चुकी थी और माहौल में किसी बड़े तूफान की आड़ थी। रुद्राक्ष ठाकुर के चेहरे की सुर्खी उसके भीतर की हैवानियत बयां कर रही थी। उसने एक जोरदार ठोकर से काव्या के कमरे को पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खोला और अंदर घुसते ही काव्या का बाजू इतना सख्ती से पकड़ा कि वह दर से बेहाल उठी। रुद्राक्ष ठाकुर दहाड़ा, बस बहुत हुआ काव्या, तुम्हारा यह नौकरानी वाला नाटक अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं तुम्हें इसी वक्त यहाँ से ले जाने आया हूँ। तुमने मेरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। चलो चुपचाप गाड़ी में बैठो, वरना मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक औरत हो। काव्या ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और झटके से अपना साथ छुड़ाकर रुद्राक्ष ठाकुर को पीछे धकेल दिया। उसकी आंखों में बस अब वह पुराना डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी आग थी जो रुद्राक्ष ठाकुर के घमंड को जला सकती थी। काव्या ने गरजते हुए जवाब दिया, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश भी की। शाह साहब, आप होते कौन हैं मुझे ज़बरदस्ती ले जाने वाले? और कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं आप? वही इज्जत जो आपने 5 साल पहले उस बर्फीली रात में सरेआम नीलाम की थी। रुद्राक्ष ठाकुर ने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो काव्या, तुम अभी भी मेरी बीवी हो। तुम पर मेरा हक है और मैं अपना हक लेना अच्छी तरह जानता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें जंजीरों में जकड़कर ही क्यों ना ले जाना पड़े। काव्या ने कड़वी हंसी हंसी जो रुद्राक्ष ठाकुर के दिल में किसी खंजर की तरह चुभी। वह उसके करीब और करीब आई और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, हक की बात करते हैं आप, तो सुन लीजिए शाह साहब। उस रात आपने सिर्फ एक बेबस औरत का जिस्म खरीदा था अपनी हवस मिटाने के लिए। आपने शादी का सहारा तो लिया, लेकिन पत्नी का सम्मान और उस रिश्ते की पवित्रता को आपने उसी पल कुचल दिया था जब आपने मुझे 2 कुड़ी की लड़की कहकर घर से निकाला था। जो इंसान अपनी पत्नी की इज्जत खुद नीलाम कर दे, वह उस पर हक जताने का अधिकार भी खो देता है। रुद्राक्ष ठाकुर हक्का बक्का होकर उसे देखता रह गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह सहसी सहमी हुई लड़की एक दिन उसे इस तरह आईना दिखाएगी। उसने फिर से चिल्लाने की कोशिश की, तुम क्या समझती हो कि मैं तुम्हें इस जिल्लत में यहाँ छोड़ दूंगा?
लोग मुझ पर धुकेंगे कि रुद्राक्ष ठाकुर की बीवी दूसरों के घर में खाना पकाती है। काव्या ने तड़प कर जवाब दिया, आपको मेरी जिल्लत की नहीं, अपनी उस अहंकार की फिक्र है जो अब चूर चूर हो रहा है। आपको दुख इस बात का है कि एक मामूली नौकरानी ने आपको पहचानने से इनकार कैसे कर दिया। आपको तकलीफ़ यह है कि आपका वारिस एक ऐसी जगह पल रहा है जहां आपके हुक्म की कोई औकात नहीं है। बेबसी और गुस्से के बीच रुद्राक्ष ठाकुर बोला, काव्या, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, वह हवेली, वह जेवर, वह रुतबा, बस एक बार मेरे साथ चलो। काव्या ने उसे नफरत से देखा और बोली, वह हवेली मेरे लिए शमशान है जहाँ मेरे अरमान जला दिए थे, और वे जेवर मेरे लिए बेड़ियाँ हैं। मुझे आपकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ सूखी रोटी खाती हूँ, लेकिन कम से कम सुकून से तो रहती हूँ। जब रुद्राक्ष ठाकुर ने देखा कि काव्या किसी भी तरह मानने को तैयार नहीं है, तो उसने कोने में डरे हुए खड़े आरव की तरह इशारा किया, ठीक है, अगर तुम नहीं चलना चाहती तो मत लीजिए, लेकिन यह बच्चा मेरा खून है, इससे मैं इस गंदगी में नहीं रहने दूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। काव्या शेरनी की तरह आरव के आगे खड़ी हो गई और रुद्राक्ष ठाकुर का कॉलर पकड़कर उसे झुकारते हुए बोली, इसे हाथ लगाकर तो दिखाइए शाह साहब, यह बच्चा उस माँ का है जिसने 5 साल तक इसे कलेजे से लगाकर ठोकरें खाई हैं। आप उस वक्त कहाँ थे जब इसे दूध की ज़रूरत थी? उस गैरत आपकी गैरत तब कहाँ सो रही थी जब वह ठिठुरती रातों में मेरे साथ फुटपाथ पर सोता था? आज आपको अचानक अपना खून याद आ गया? तो सुन लीजिए, यह बच्चा सिर्फ मेरा है और इस पर आपकी परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। रुद्राक्ष ठाकुर पहली बार किसी के सामने इतना बेबस हुआ था। उसका हाथ जो थप्पड़ मारने के लिए उठा था हवा में ही जम गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस बुरे को जड़ से उखाड़ा था वह अब एक मजबूत पेड़ बन चुका है जहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं थी। काव्या ने दरवाजे की तरफ इशारा किया और शांत आवाज़ में कहा, आप यहाँ से निकल जाइए, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाकर आपको जेल में भेज दूँ। रुद्राक्ष ठाकुर हारे हुए कदमों से बाहर निकला। उसके दिमाग में काव्या की कहीं एक एक बात गूंज रही थी। उसे पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। वह समझ गया कि नफरत जिस दीवार को उसने खुद बनाया था, उसे गिराना अब उसके बस में नहीं है। रणवीर ने जब रुद्राक्ष ठाकुर को कमरे से पागलों की तरह बाहर निकलते देखा तो वह समझ गया कि बात सुधरने की बजाय और बिगड़ गई है। रुद्राक्ष ठाकुर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा ही था कि रणवीर ने उसका रास्ता रोक लिया और कड़क आवाज में कहा, बस करो रुद्राक्ष ठाकुर, अब और कितना तमाशा करोगे? क्या तुम्हें अभी भी समझ नहीं आया कि तुमने क्या खो दिया है? रुद्राक्ष ठाकुर ने गुस्से में रणवीर का हाथ झटका और चिल्लाया, तुम बीच में मत आओ, यह मेरा और मेरी बीवी का मामला है, मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। वह मेरी इंसल्ट कर रही है। रणवीर ने जवाब दिया, इंसल्ट वह कर रही है या तुम खुद अपनी कर रहे हो रुद्राक्ष? तुम जिसे अपनी इंसल्ट कह रहे हो ना, वह उस औरत के 5 साल का संघर्ष है। तुमने तो उसे उस रात सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया, पर क्या कभी सोचा था कि उसने ये साल कैसे काटे होंगे? रणवीर की आवाज़ में कड़वाहट थी। सर्दियों की उन रातों में जब उसके पास ओढ़ने को चादर तक नहीं थी, तब कि उसने अपने तुम्हारा नाम लेकर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। जब वह यहाँ आई थी तो उसके पास ढंग के कपड़े तक नहीं थे। मैनेजर भी आकर बताता है कि वह कहीं कहीं दिन भूखी रहती थी, लेकिन अपनी खुददारी पर कभी आँच नहीं आने दी। रुद्राक्ष ठाकुर ने चौंक कर रणवीर की तरफ देखा, लेकिन रणवीर ने अपनी बात जारी रखी, जिस बच्चे को तुम अपना खून कहकर छीनने की धमकी दे रहे हो ना, उसकी पैदाइशी एक वक्त जब उसे अस्पताल ले जाना कोई नहीं था, तब इस फार्म हाउस के मजदूरों ने अपनी जेब से पैसे निकालकर उसकी मदद की थी। तुम कहाँ थे तब शाह साहब? तुमने तो अपनी शौनाशकात में खोए थे, और आज जब वह बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो तुम्हें अपनी गैरत याद आ गई। रुद्राक्ष ठाकुर की मुट्ठियां जो गुस्से में भींची हुई थी अब धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। रणवीर ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रुद्राक्ष, तुमने दुकान से कोई खिलौना नहीं खरीदा था, तुमने एक जीती जागती औरत के दिल के टुकड़े किए थे। काव्या ने यह कहकर साबित कर दिया कि वह तुम्हारी बराबरी की नहीं बल्कि तुमसे बहुत ऊंची है, क्योंकि उसने तुम्हारी नफरत का जवाब अपनी मेहनत से दिया है। रुद्राक्ष ठाकुर खामोशी से जमीन को घूरने लगा। उसे अपनी सारी कामयाबियां और वह बड़ी हवेली अब एक ऐसे छोटे से पिंजरे जैसे लगने लगी। रणवीर ने नरम लहजे में कहा, अगर वाकई शर्मिंदा हो तो उसे ज़बरदस्ती ले जाने का ख्याल दिमाग से निकाल दो। वह अब तुमसे डरती नहीं, नफरत करती है, और नफरत को ताकत से नहीं, सिर्फ सच्चे प्यार और पछतावे से जीता जा सकता है। रुद्राक्ष ठाकुर ने भरी हुई आवाज़ में पूछा, क्या वह मुझे कभी माफ़ करेगी रणवीर? मैंने तो उसे जीते जी मार दिया था।
रणवीर ने कंधे उचकाते हुए कहा, यह तो तुम्हारी हिम्मत पर डिपेंड करता है कि तुम कितना झुक सकते हो। रुद्राक्ष ठाकुर पहली बार अपने अहंकार के खोल से बाहर निकला। उसने मुड़कर उस छोटे से कमरे को देखा जहाँ से अब भी काव्या के रोने की दबदबी आवाज़ें आ रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब वह हवेली का मालिक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे गरीब इंसान है। उसने रणवीर से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रुकूंगा जब तक काव्या मुझे माफ़ नहीं कर देती। रणवीर ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब, तुम यहाँ कहाँ रहोगे? रुद्राक्ष ठाकुर ने कहा, सामने जो पुराना स्टोर रूम है उसकी सफाई करवा दो, मैं वहीं रहूँगा और वहीं खाऊंगा जो ये मजदूर खाते हैं। मैं रुद्राक्ष ठाकुर बनकर नहीं बल्कि एक गुनहगार बनकर काव्या के सामने रहूँगा ताकि उसे यकीन हो सके कि मैं बदल चुका हूँ। उसकी बात ने रणवीर को हैरान कर दिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्राक्ष ठाकुर जैसा घमंडी इंसान इस औरत के लिए मिट्टी में बैठने को तैयार हो जाएगा। रुद्राक्ष ठाकुर ने अपनी महंगी शेरवानी उतारकर गाड़ी में फेंकी और अपनी आस्तीन टटते हुए उस स्टोर रूम की तरफ बढ़ गया। उसे पता था कि यह रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह अपनी हर गलती का प्रायश्चित करेगा। दूर से उसने काव्या को किचन की तरफ जाते देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी। इस बार वह गुस्सा नहीं बल्कि एक सच्ची तड़प और प्यार सा एहसास था। फार्म हाउस के कोने में बना वह पुराना स्टोर रूम अब रुद्राक्ष ठाकुर का ठिकाना था। उसकी दीवारों को उखड़ता हुआ पेंट और फर्श की नमी उसे बार बार उसकी औकात याद दिलाती थी। पहले दिन जब उसने झाड़ू उठाया तो उसके हाथों में छाले पड़ गए, क्योंकि उन हाथों ने कभी कीमती गिलास या कलम के सिवा कुछ नहीं पकड़ा था। रणवीर उसे दूर से देखता तो यकीन नहीं कर पाता कि यह वही रुद्राक्ष ठाकुर है जो बिना ब्रांडेड परफ्यूम के सांस नहीं लेता था। अब वह मिट्टी और पसीने में लथपथ अपनी कोठरी साफ कर रहा था। एक दोपहर जब काव्या किचन से निकली तो उसकी नज़र रुद्राक्ष ठाकुर पर पड़ी। वह हंसते हुए नल से पानी की बाल्टियां भरकर ला रहा था ताकि पौधों को पानी दे सके। उसे इस हाल में देखकर काव्या के कदमों की रफ्तार एक पल के लिए रुक गई। काव्या ने नफरत से अपना मुंह फेर लिया, लेकिन तभी रुद्राक्ष ठाकुर की लड़खड़ाती आवाज़ से उसके कदम रुक गए। काव्या, क्या मुझे थोड़ा पीने का पानी मिल सकता है? काव्या ने पलटकर बड़े तीखी आवाज़ में जवाब दिया, ठाकुर साहब, यहाँ अपना पानी खुद भरकर पीना पड़ता है। यहाँ कोई आपका नौकर नहीं बैठा जो चांदी के गिलास में आपको पानी सर्व करे। काव्या की कड़वी बात सुनकर भी रुद्राक्ष ठाकुर के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने बड़ी सादगी से कहा, मैं जानता हूँ काव्या, और अब मैं नौकर बनकर ही रहना चाहता हूँ। मुझे बस वही पानी दे दो जो तुम सब पीते हो। काव्या ने बिना कुछ कहे एक मिट्टी का कटोरा पानी से भरा और उसे दूर जमीन पर रख दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी भिखारी को खैरात दी जाती है। रुद्राक्ष ठाकुर ने उस पानी को ऐसे पिया मानो वह दुनिया का सबसे कीमती शरबत हो। कटोरा वापस रखते हुए उसने कहा, शुक्रिया काव्या, तुम्हारे इस मिट्टी के प्याले में जो सुकून है वो मेरी हवेली के कीमती गिलासों में भी नहीं था। काव्या को उसका यह अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह गुस्से में बोली, अपने ये ड्रामे बंद करो, 2 दिन में थककर खुद यहाँ से भाग जाओगे। तुम जैसे लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानते हैं, असली मेहनत करना तुम्हारे बस की बात नहीं। इस तपती धूप में खड़े होकर रुद्राक्ष ठाकुर ने जवाब दिया, जब तक तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं हो जाता मैं कहीं नहीं जाऊँगा। अगर मैंने 5 साल अपनी मनमानी की है तो अब 5 साल तुम्हारी सेवा करूँगा। शायद मेरा गुनाह कुछ कम हो जा सके। जैसे जैसे वक्त गुजरा रुद्राक्ष ठाकुर ने वाकई सबको हैरान कर दिया। वह सुबह सवेरे उठकर बागों की खुदाई करता और आम मजदूरों के साथ बैठकर दाल रोटी खाता। आरव, जो शुरू से उसे गंदा अंकल कहता था, अब उसे दूर से काम करते देख बड़े प्यार से देखने लगा था। एक दिन जब आरव की गेंद झाड़ियों में फंस गई तो रुद्राक्ष ठाकुर ने उसे निकाल कर दिया और बड़े प्यार से कहा, ये लो आरव बेटा, अब संभल कर खेलना। आरव ने डरते डरते गेंद ली और मासूमियत से पूछा, आप इतने बड़े होकर यहाँ मजदूरी क्यों करते हैं? क्या आपकी मम्मा आपको घर से निकाल देंगी? यह सुनकर रुद्राक्ष ठाकुर की आंखों में नमी आ गई। उसने आरव के छोटे से हाथ को छूकर कहा, हाँ बेटा, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, इसीलिए आज मुझे यह सज़ा मिल रही है। काव्या ने खिड़की से जब यह नज़ारा देखा तो उसका दिल पहली बार पिघला, मगर उसने फौरन खुद को संभाला और आरव को आवाज़ देकर अंदर बुला लिया। कुछ देर बाद रणवीर ने आकर रुद्राक्ष ठाकुर को समझाने की कोशिश की। रुद्राक्ष, बहुत हो गया, तुम अब बीमार पड़ जाओ, घर वापस चलो, मैं खुद काव्या से बात करूंगा। रुद्राक्ष ठाकुर ने अपना सिर झुकाकर मना कर दिया और कहा, नहीं रणवीर, पूरी ज़िंदगी मैंने लोगों को नीचा दिखाकर अपना अहंकार पाला है। आज इस तरह झुककर मुझे पहली बार सुकून मिल रहा है। मुझे काव्या की नफरत में भी अपनापन महसूस होता है, क्योंकि कम से कम वो मेरे सब सामने तो है। काव्या किचन की खिड़की से चुपचाप उसे देख रही थी।
वह देख पा रही थी कि कैसे एक रईस आदमी एक आम मजदूर की तरह लकड़ियाँ काट रहा है और उसके हाथों से खून रिस रहा है, फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। तभी कावेरी आंटी ने काव्या के करीब आकर धीमे से कहा, बेटी, इंसान कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, उसे भगवान भी माफ़ कर देता है। वो शख्स अंदर से पूरी तरह टूट चुका है, उसे और मत तड़पाओ। काव्या ने खामोशी से अपना सिर झुका लिया। उसके अंदर की औरत अब उसे माफ़ करना चाहती थी, लेकिन उसकी जिद उसे रोक रही थी। हालांकि रुद्राक्ष ठाकुर की बदली हुई शख्सियत अब धीरे धीरे फार्म हाउस की हवाओं में एक खामोश बदलाव ला रही थी। रुद्राक्ष ठाकुर की शख्सियत में आ रहे इस बदलाव ने धीरे धीरे फार्म हाउस में माहौल को ही बदल दिया था। काव्या को अब गहराई से यह एहसास होने लगा था कि वह पुराना अहंकारी रुद्राक्ष ठाकुर कहीं पीछे छूटकर मर चुका है और उसकी जगह एक ऐसा इंसान ले रहा है जो अब प्यार की सच्ची कदर करना सीख गया है। एक दोपहर अचानक काव्या की एक चीख ने सन्नाटा चीर दिया। काव्या किचन के पीछे वाले हिस्से में सूखी लकड़ियां लेने गई थी, जहाँ रमेश पहले से घाट चलाए बैठा था। यह वही नौकर था जिसे चोरी के इल्जाम में रणवीर ने बाहर का रास्ता दिखाया था और वह इसका बदला काव्या को नुकसान पहुंचाकर लेना चाहता था। उसने काव्या का रास्ता रोक लिया और नफरत से खंजर लहराते हुए चिल्लाया, बहुत बड़ी हिम्मत वाली बनती है ना तू, आज मैं तेरा और तेरे इस गुरूर का अंत कर दूंगा। काव्या डर के मारे पीछे हटी और गिड़गिड़ाते हुए बोले, छोड़ दो मुझे, भगवान के लिए मुझे जाने दो। रमेश के सिर पर खून सवार था, लेकिन पास के बगीचे में काम करे रुद्राक्ष ठाकुर के कानों में जैसे ही काव्या की आवाज़ पड़ी, वह नंगे पांव चपगलों की तरह उस तरफ दौड़ पड़ा। जैसे ही उसने देखा कि रमेश काव्या पर वार करने के लिए हाथ उठा चुका है, वह बिजली की तेजी से बीच में आ गया। रमेश का वह खंजर काव्या के बजाय रुद्राक्ष ठाकुर के सीने में दाईं और गहराई तक उतर गया और खून का एक फुवारा काव्या के सफ़ेद दुपट्टे को लाल कर गया। रुद्राक्ष ठाकुर ने दर्द से कहराते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाई। रमेश का हाथ मरोड़कर उसे ज़मीन पर दे मारा। काव्या अपनी जगह पर सुन बैठी खड़ी थी, उसकी आवाज़ जैसे गले में ही फंस गई थी। जिस ठाकुर ने कभी उसे ठुकराया था, आज वही शख्स उसके लिए अपना खून बहा रहा था। रुद्राक्ष ठाकुर के कदम लड़खड़ाए और वह जमीन पर गिरने लगा। तभी काव्या ने लपक कर उसे सहारा दिया और रोते हुए चीखी, रुद्राक्ष साहब, ये क्या कर दिया आपने, क्यों अपनी जान जोखिम में डाल ली। रुद्राक्ष ठाकुर ने भारी आंखों से काव्या को देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो उसे दर्दनाक होते हुए बेहद सुकून भरी थी। उसने हाँफते हुए कहा, काव्या, उस रात मैंने तुम्हारी इज्जत पर दाग लगाया था, आज अपना खून देकर शायद वह कर्ज उतार सकूं। तुम ठीक तो हो ना, बस मुझे यही देखना था। शोर सुनकर रणवीर और बाकी लोग भी वहां पहुंच गए और उन्होंने तुरंत रमेश को दबोच लिया। रणवीर ने घबराकर कहा, रुद्राक्ष, होश को रखो यार, जख्म बहुत गहरा है, गाड़ी निकालो, उसे फौरन अस्पताल ले जाना होगा। काव्या ने रुद्राक्ष ठाकुर का सिर अपनी गोद में रख लिया और अपने दुपट्टे से अपने जख्म को दबाने लगी। उसके आंसू रुद्राक्ष ठाकुर के चेहरे पर गिर रहे थे और वह बदहवास होकर कह रही थी, आपको कुछ नहीं होगा रुद्राक्ष साहब, प्लीज़ अपनी आंखें खुली रखिए। इसी बीच छोटा आरव भी वहां दौड़ता हुआ आया और अपने बाप को खून में लथपथ देखकर फुट फुट कर रोने लगा। पापा उठिए ना, आपको क्या हुआ। रुद्राक्ष ठाकुर ने कांपते हुए हाथों से आरव के सिर को छुआ और काव्या की तरफ देखकर बोला, देखो काव्या, आज इसने मुझे पापा कहा है, अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं होगा। काव्या ने उसे डांटते हुआ, चुप रहिए, ऐसी मनहूस बातें मत कीजिए, मैंने आपको दिल से माफ़ कर दिया है, बस आप हिम्मत मत हारिए। अस्पताल ले जाते वक्त पूरे रास्ते रुद्राक्ष ठाकुर का हाथ काव्या के हाथ में था और वह लगातार उससे माफ़ी मांग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके बरसों के गुनाह आज इस खून के साथ बहकर धुल रहे हैं। डॉक्टर ने उसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट कर दिया। कई घंटों के इंतजार के बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो उसने बताया कि जख्म बहुत गहरा था, लेकिन खुशकिस्मती से खंजर दिल तक नहीं पहुंचा और अब रुद्राक्ष ठाकुर खतरे से बाहर है। यह सुनते ही काव्या अस्पताल के उसी ठंडे फर्श पर सजदे में गिर गई। उसे आज पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि वह आज भी रुद्राक्ष ठाकुर से कितना प्यार करती है। जब रुद्राक्ष ठाकुर को होश आया तो उसने अपने सामने काव्या और आरव को बैठे पाया। काव्या ने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और बहुत ही धीमे से कहा, अपनी जान दांव पर लगाकर आपने साबित कर दिया कि आप वाकई बदल चुकी हैं। अब हमें किसी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष ठाकुर की आंखों से पछतावे और सुकून के आंसू बह निकले। उसे आज समझ आया कि सच्चा प्यार कितनी बड़ी कुर्बानी मांगता है। उस एक त्याग ने उसके और काव्या के बीच की नफरत को आखिरी दीवार भी गिरा दी थी। अब उनके बीच सिर्फ प्यार और एक दूसरे के लिए तड़प बची थी, जिसने एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी थी।
जिस दिन रुद्राक्ष ठाकुर ठीक होकर वापस आया वह हवेली के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। लेकिन आज वहाँ कोई दिखावा या झूठी शान नहीं थी। पूरे माहौल में बस एक सुकून भरा अपनापन था। जैसे ही गाड़ी हवेली के बड़े लोहे के गेट पर रुकी, रुद्राक्ष ठाकुर की माँ अपनी आंखों में आंसू लिए गेट पर ही खड़ी मिली। उनका सारा खानदानी घमंड आज खत्म हो चुका था। उन्होंने अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह से वापस आते देखा था। रुद्राक्ष ठाकुर ने काव्या का हाथ थामकर गाड़ी से बाहर कदम रखा। उसके चेहरे पर अब वह पुराना अहंकार नहीं था। उसने आगे बढ़कर अपनी माँ के हाथ चूमे और सादगी से काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा, माँ, इस घर का वारिस और मालकिन ये है। इसी ने आपके बेटे को एक जिंदा लाश बनने से बचाया है। उसकी माँ ने तड़पकर काव्या को गला लगा लिया और रोते हुए बोली, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। काव्या ने अपनी सास का हाथ थामा और नरमी से कहा, माँ जी, जो बीत गया वो एक बुरा सपना था। अब तो बस ये याद रखना है कि हम सब एक हैं। मेरा बेटा अब अपने दादा की हवेली में इतने असली नाम और पहचान के साथ रहेगा। आरव जब हवेली के लॉन में पहुंचा तो वह हर चीज़ को बड़ी हैरानी से देख रहा था। रुद्राक्ष ठाकुर उसे गोदी में उठाया और बड़े प्यार से कहा, मेरे बेटे, ये सब तुम्हारा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, इन दीवारों और इस औलाद पर कभी इस दौलत पर कभी घमंड मत करना। इंसान जितना झुकता है भगवान उसे उतना ही ऊंचा उठाता है। रात को हवेली के उसी कमरे में जहाँ 5 साल पहले रुद्राक्ष ठाकुर ने काव्या को बेइज्जत करके निकाला था, आज प्यार की महक थी। रुद्राक्ष ठाकुर ने काव्या के सामने बैठकर उसका हाथ पकड़ा और बड़ी सादगी से पूछा, काव्या, क्या तुमने वाकई मुझे दिल से माफ़ कर दिया है? काव्या ने मुस्कुराकर उसकी आंखों में देखा और कहा, रुद्राक्ष ठाकुर, जिस दिन आपने उस स्टोर रूम में झाड़ू उठाया था, मेरी आधी नफरत उसी दिन ख़त्म हो गई थी। और जिस दिन आपने मेरे लिए अपना खून बहाया, उस दिन मैंने अपनी रूह भी अपने आपके नाम कर दी थी। अब हमारा अतीत सिर्फ एक सबक है और हमारा भविष्य एक किताब, जिसका हर पन्ना हम प्यार से लिखेंगे। रुद्राक्ष ठाकुर ने उसे गले लगा लिया और खिड़की से बाहर चमकते चांद को देखते हुए सोचा कि दुनिया का सबसे बड़ा प्यार सच्चा प्यार है। रुद्राक्ष ठाकुर का घमंड अब हमेशा के लिए दफन हो चुका था। उसकी जगह अब एक ऐसा इंसान था जो आपकी ताकत से नहीं बल्कि अपनी वफा से पहचाना जाता था। यह कहानी जो आपको बहुत अंधेरे अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को पा लिया था। बाय, थैंक यू।